अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आईवीएफ के लिए कौन सी डाइट और कौन से लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जिनको चेंज करना चाहिए। तो इसके बारे में डिटेल न्यूट्रिशनल एडवाइस के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मोइना बेग है, मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज हमारा टॉपिक है कि आईवीएफ के लिए कौन सी डाइट और लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जो हमें कंसिडर करने चाहिए। तो बहुत सारे कपल्स जो नेचुरली कंसीव करने में जिन्हें प्रॉब्लम हो रही होती है या सक्सेस नहीं हो रही होती, उनके लिए आईवीएफ एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। लेकिन इसके लिए आपको बहुत सारी अपने पे वर्क करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करना पड़ता है, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है डाइट और लाइफस्टाइल फैक्टर्स। क्योंकि ये फेज़ एक इमोशनली चैलेंज फेज़ है, एंग्जाइटी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकती है, लेकिन आपने अपने जहन में, मदर्स ने अपने जहन में ये बात रखनी है कि फिज़िकली डिमांडिंग प्रोसेस है। आपको स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होना चाहिए इसकी सक्सेस के लिए। तो आप जब आईवीएफ के लिए डिसाइड करते हैं तो आपके पास 2-3 मंथ्स का इतना टाइम पीरियड होता है जिस पे आप अपने पे वर्क कर सकते हैं, आप हेल्दी हैबिट्स को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और बड़ी दफ़ा हमने पहले भी यह बात की है कि मदर की हेल्थ जो है, एक तो वो कंसीव करने में बड़ा रोल प्ले करती है, फिर प्रेगनेंसी में वो रोल प्ले करती है, फिर वो बच्चे की हेल्थ पे रोल प्ले करती है। तो इन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए जब आप अपने लिए आईवीएफ का डिसाइड कर लेते हैं तो हमने उसमें बात की है कि डाइट और लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसमें क्या क्या होना चाहिए, इन चीज़ों को वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि आपका कैलोरी काउंट में जो मैक्रोज हैं, यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इनकी क्वांटिटी बड़ी उतनी होनी चाहिए नॉर्मल सी, कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन प्रोटीन का इस्तेमाल, जिसमें अंडा, चिकन, दालें, फलियाँ, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, इसका इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद बन सकता है। फ़ैट्स की बात करें तो फ़ैट्स में हमारे पास हेल्दियर फैट्स जैसे नट्स और सीड्स का इस्तेमाल ज़्यादा, और अनहेल्दी फैट्स जैसे डीप फ्राइड चीज़ें, बाहर के खाने, इन चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। फिर कार्बोहाइड्रेट्स में होल ग्रेन्स, जिसमें सारे बी विटामिन मिले लेकिन बहुत ज़्यादा कैलोरीज ना मिल रही हों, जो कि एम्प्टी कैलोरीज हैं, जो आपको सिर्फ कैलोरीज दे रही हैं, न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रही। ऐसी कैलोरीज से आपने इज्तनाब करना है, बचना है। तो इन तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी सही रखनी है। और दूसरा, अगर आप कोई डाइट करने का सोच रहे हैं, अपना वेट रिड्यूस करने का सोच रहे हैं, तो अपनी डेली डाइट में आपने बैलेंस्ड फूड का इस्तेमाल करना है, यानी हर फूड ग्रुप की थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है। जिससे हमने बात की कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तीनों चीज़ें लेनी है, लेकिन इनका हेल्दियर सोर्स लेना है। डेयरी, दूध और दही का इस्तेमाल करते हैं, चीज़ का इस्तेमाल कर, लो फैट ऑप्शंस को चूज़ करना है। बैलेंस्ड किस डाइट लेनी है, हाइड्रेशन का खास ख्याल रखना है। कोई डाइट एक्सपेरिमेंट नहीं करना, जैसे हाई फैट, हाई प्रोटीन, इन सब के एक्सपेरिमेंटल डाइट्स नहीं करने। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपने होम कुक फूड को प्रेफर करना है, क्योंकि उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स हमें पता होते हैं कौन से हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। जो प्रोसेस्ड फूड्स, डीप फ्रोज़न फूड्स जो होती हैं, उसमें क्या हो रहा होता है, प्रेजर्वेशन के लिए सोडियम ज़्यादा है, कभी कोई चीज़ ज़्यादा है, कोई नॉन फूड आइटम ज़्यादा हो गया। तो इस तरह की अपने सारी ऐसी चीज़ों को बचाएं जो आपको सिर्फ कैलोरीज दे रही हैं, कैलोरीज में इम्बैलेंस कर रही हैं, डेली डाइट में इम्बैलेंस पैदा कर रही हैं। ऐसी सारी चीज़ों से बचना शुरू कर दें। और फिर बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि ऐसा कौन सा सप्लीमेंट है जो हमारी हेल्प कर सकता है। सबसे पहले तो अपने जहन में बात रखें कि सप्लीमेंट हो या मेडिसिन हो, कोई भी चीज़ आपने इस सेंसिटिव से फेज़ में, प्री प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी में, आपने अपने डॉक्टर से चेकअप कराए बगैर, उनसे लिखवाए बगैर नहीं इस्तेमाल करना। क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आपकी किसी चीज़ के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका इस्तेमाल आपको लिमिट करना पड़ता है। ऐसी कोई चीज़ सेल्फ मेडिकेशन ना करें। हाँ, लेकिन कुछ सप्लीमेंट्स हैं जिनको आप बड़ी इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जिनमें नंबर 1 फॉलिक एसिड है। सबसे पहले ट्राई करें कि डाइट से फॉलिक एसिड लें, जो आपको फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स से बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिल जाता है। इसके अलावा फॉलिक एसिड को एज अ सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकती हैं। वो आपने प्री प्रेगनेंसी यूज़ करना शुरू कर देना, ताकि बच्चे की कॉग्निटिव हेल्थ, यानी ब्रेन हेल्थ और न्यूरल डेवलपमेंट में कोई मसला ना आए। आपका फॉलिक एसिड बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर सेकेंडली, ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड के फ़िश ऑयल कैप्सूल मिलते हैं सप्लीमेंटल फॉर्म में, अगर आप वो ले लें वो भी ठीक है। उसके अलावा डाइट में आपने सीड्स और नट्स का इस्तेमाल ज़्यादा, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा, नट और सीड ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। तो आपको डेली बेसिस पे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं, जो आपके अगेन बच्चे की हेल्थ के लिए आपकी बॉडी में इनफ स्टोर जमा कर रहे होते हैं, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी कर रहे होते हैं, आपका इनर स्ट्रॉन्गर हो रहा होता है, ताकि आप अपने प्रोसेस में सक्सेसफुली चल सकें। थर्डली, हमारे पास विटामिन डी का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन डी की शॉट्स ले लें, अपना विटामिन डी लेवल चेक करवा लें। और अगर आपको लगता है कि आपको विटामिन डी लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जनरली हम बहुत सारे लोग विटामिन डी में डेफिशिएंट होते हैं, तो आप जो है उसका एक स्पेसिफिक कोर्स कर लें। उसको जिस तरह वीकली, मंथली आपकी डाइटिशियन या डॉक्टर उसको एडजस्ट करता है, वो अपनी डाइट में लेना शुरू कर दें। विटामिन डी हमारी रेगुलर डाइट्स जो हमारी
कॉमन डाइट फूड्स हम इस्तेमाल करते हैं उनमें कम पाया जाता है, हम लोगों को सनलाइट से उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो आप ये 3 सप्लीमेंट्स को कंसिडर ज़रूर करें, इवन बिफोर द ट्रीटमेंट आप ये लेना शुरू कर सकते हैं। अगर आप अपनी लैब्स कराते हैं, आपको किसी किस्म की कोई फटीग, कोई हेयर फॉल, कोई ऐसा इशू आ रहा है जो आपको लग रहा है कि ये वो सिम्टम है जिसका हमें किसी को दिखा के मल्टीविटामिन लिखवाना चाहिए, ज़रूर लिखवाएं। अदरवाइज फॉलिक एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन डी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं कि किन चीज़ों को लिमिट करना चाहिए। तो जैसे हमने सबसे पहले बात की कि लिमिट करना चाहिए हमें बाहर के खानों को, प्रोसेस फूड्स को। बहुत ज़्यादा कैफ़ीन ना लें, कैफ़ीन को थोड़ा सा लिमिट कर दें। कुछ लोग जो निकोटीन का इस्तेमाल करें, अल्कोहल का इस्तेमाल करें, उसको कम कर दें। ये दोनों पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है क्योंकि ये क्वालिटी ऑफ सीमेन को भी, क्वालिटी को डिस्टर्ब करता है। तो ये वो चीज़ें जो आपके डोंट्स में आते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस कम से कम लें, स्ट्रेस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप कम नींद ले रहे हैं तो आप स्लीप के प्रॉपर 7 to 8 आवर्स पूरे करना शुरू करें, वो भी रात की नींद के, क्योंकि ये वो सारी लाइफस्टाइल फैक्टर्स आ रहे होते हैं जो आपकी बॉडी को ओवरऑल स्ट्रॉन्ग या वीक कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि क्या हमें एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए, इसके लिए क्या अच्छा है। तो एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी चाहिए, आपकी बॉडी को फिट रखने के लिए ज़्यादा अच्छी है। आप वॉक कर सकते हैं, कोई लाइट वेट एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छी है। हाँ, लेकिन ओवर फटीग होने से और अपनी बॉडी को स्ट्रेस में डालने से, आप थोड़ा सा एक्सर्शन ज़्यादा करने से आप थोड़ा सा परहेज़ करें। तो ये वो सारे डूज़ एंड डोंट्स हैं जो उन सब मदर्स के लिए, उन सब कपल्स के लिए हैं जो अपने जहन में ये रखें जब वो डिसाइड कर लें कि उन्होंने IVF ट्रीटमेंट की तरफ जाना है। इन सारी चीज़ों को अपने जहन में रखें और अगर पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान बनाते हैं तो मरहम किट बनाना चाहते हैं तो आप मरहम के थ्रू डाइटिशियन की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।